दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं गाइस, जो आपका क्या रहेगा, परीक्षा वाणी का पहला लेसन रहेगा। उत्तराखंड का पर्टिकुलर ऐतिहासिक अध्ययन रहेगा। ठीक है गाइस। तो इस ऐतिहासिक अध्ययन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ हमको मिलेगी, तो आज हम इसमें जो गाइस पढ़ेंगे वो आपका ऐतिहासिक काल, ये आपका प्रॉपर प्राग ऐतिहासिक काल, और साथ ही साथ हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं अपना आद्य ऐतिहासिक काल को भी देखेंगे। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल और साथ में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये क्या चीज़ है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए परीक्षा वाणी को, ये मैं आपको बताऊंगा। तो पर्टिकुलर गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, अपकमिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपने चैनल में। तो कहता है कि उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन, मतलब उत्तराखंड के बारे में बता रहा है यहाँ पर। तो जैसे गाइस आप लोगों को पता होगा कि पर्टिकुलर उत्तराखंड में कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। ठीक है। यहाँ से कई सारे आपको ताम्रपत्र देखने को मिले हैं, पत्थर ताम्रपत्र मिले हैं, चित्रकलाएँ, मूर्ति कलाएँ मिली हैं, धार्मिक ग्रंथ मिले हैं, लोक साहित्य के बारे में मिला हुआ है। तो एक्चुअली ये चीज़ है क्या, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको गाइस कहाँ से देखने को मिली हैं, पर्टिकुलर उत्तराखंड से आपको देखने को मिली हैं। तो उत्तराखंड का भी कुछ इतिहास रहा है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड का क्या इतिहास है, कैसे इतिहासकारों ने उस पर्टिकुलर चीज़ को प्राग ऐतिहासिक काल बोला, कैसे उस चीज़ को आद्य ऐतिहासिक काल पे ले गई, क्या क्या चीज़ें प्राग ऐतिहासिक काल में मिली, क्या आद्य ऐतिहासिक काल में मिली थी। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं गाइज। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है कि पर्टिकुलर जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है आपका गाइज, ये प्राग ऐतिहासिक काल आपका 3000 ईसा पूर्व से पहले का समय माना जाता है। मतलब 3000 ईसा पूर्व पहले का समय, मतलब जब ये आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अब 3000 ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया कि जब पर्टिकुलर उस समय क्या चीज़ हुआ करती थी, कैसे लोग बसा करते थे। ठीक है। तो ये आपको घटनाएं प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर पता चलेंगी। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो 3000 से 600 ईसा पूर्व का समय जो होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। वैसे ही ऐतिहासिक काल जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान का जो समय है वो आपका माना जाएगा। कौन सा, आपका ऐतिहासिक काल माना जाएगा। ठीक है। तो हम मान लेते हैं, सपोज करिए ये आपका, इसमें मान लेते हैं ईसा पूर्व का इस समय जन्म हुआ होगा, बीच में हम कहीं मान लेते हैं। ठीक है। इससे लेकर बीच में हम ये मान लेते हैं, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो घड़ी रही होगी ये आपकी 3000 ईसा पूर्व पहले होगी। ठीक है। बीच में हम मान लेते हैं 600 ईसा पूर्व, और अभी तक वर्तमान में यहाँ से लेकर इधर के वर्तमान तक जो है हम मान लेते हैं इसको पर्टिकुलर अभी तक का वर्तमान का ऐतिहासिक काल। ठीक है बच्चा। तो ये हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है 3000, ये जो पूरा है ना, ये 3000 पहले ईसा पूर्व पहले का समय है। बीच वाला मिडल समय आपका आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा, और वर्तमान का समय जो हो जाएगा गाइस आप लोगों का वर्तमान ऐतिहासिक काल माना जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर समझ होनी चाहिए। अब वहाँ की बात करते हैं आगे की। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तराखंड का इतिहास क्या है, पौराणिक इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। ठीक है। पहाड़, घाटी, जंगल वगैरह और नदियों से युक्त इस क्षेत्र में आदिकाल से ही तपस्वी रहे। यहाँ पर तीर्थ यात्री आए, जिसको यात्रा वृतांत बोला जाता है ना। और राजाओं का आकर्षण केंद्र रहा है उत्तराखंड। तो इसका संक्षिप्त कुछ इतिहास ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर, तो सभी आप लोग लिख लेना कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, तो उत्तराखंड में जो मैं बताता हूँ आपको कि इतिहास के जो स्रोत मिले हैं गाइज, वो एक दो भागों में बांटा गया है उनको। दो भाग में कैसे, एक आपका बांटा गया है साहित्यिक स्रोत में, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कुछ धार्मिक चीज़ें, गैर धार्मिक, लोक साहित्य, यात्रा वृत्तांत, ये सारी चीज़ें आपको साहित्यिक स्रोत में मिलती हैं। पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ पत्थर मिले हुए हैं, जैसे ताम्रपत्र अभिलेख, कुछ भवन स्मारक मिले हैं, मूर्ति अर्थात मिट्टी के बर्तन कह सकते हैं उनको, और कुछ चित्रकलाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। समझ रहे हैं कि नहीं। अब प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखने को मिलता है गाइस। ये क्या मिलता है आपको, पुरातात्विक
स्रोत आपको देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर इधर पर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम पुरातात्विक स्रोत क्या क्या बात कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं गाइस प्राग ऐतिहासिक काल की। यहाँ पर हमें क्या है, कुछ मानव निवास की पुष्टि हुई है, उनके पर्टिकुलर कुछ उनका कैसा कल्चर था उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, जहाँ पर कुछ गुफाएँ, शैल चित्र हैं, कंकाल हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ धातुएँ और कुछ ऐसे टाइप के उपकरण हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पुष्टि करता है, देखिए अब यहाँ साफ साफ लिखा भी हुआ है, कुछ पाषाण कोर गुफाएं, शैल चित्र, कंकाल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फिर लाखों गुफा, अब सबसे पहला उत्तराखंड के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल से हैं गाइज। तो पुरातात्विक स्थल में आता है आपका अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी एंड पिथौरागढ़। ये सारी जगहों पर आपको प्राग ऐतिहासिक काल में खोज, कुछ यहाँ पर जो प्राग ऐतिहासिक काल की चीज़ें थी वो इस स्थानों पर देखने को मिलती हैं। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में देख सकते हैं गाइस, जैसे यहाँ पर लाखू उडियार गुफा मिला हुआ है, ठीक है ना। लाखू उडियार गुफा का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर आता है, ये लाखू गुफा है। तो लाखू गुफा में उन कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाखू गुफा में तो इसको लाखू उडियार भी बोला जाता है। इसकी खोज कब हुई थी, 1963 ईस्वी में हुई थी। इसके खोजकर्ता कौन थे, महेश्वर प्रसाद जी। तो महेश्वर प्रसाद लिख लीजिएगा कि महेश्वर प्रसाद लाखू उडियार गुफा की खोज की थी। इसमें कुछ पशुओं के कुछ चित्र हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इसमें कुछ चित्र हमको देखने को मिलते हैं। फिर हम आते हैं अपनी ग्वारख्या गुफा में। तो ग्वारख्या गुफा क्या है गाइज, तो ग्वारख्या गुफा में आपको कहाँ पर है, ये तो पर्टिकुलर चमोली में है, लेकिन हम उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल पे अल्मोड़ा की बात करते हैं। तो कसार देवी मंदिर में अगर आप जाते हैं तो कसार देवी जो मंदिर है ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है गाइज। तो इस पर्टिकुलर मंदिर में क्या है, आपको 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। फिर हम बात करेंगे अपनी फलसीमा की। तो फलसीमा के अंदर यहाँ पर योग मुद्रा व नृत्य मुद्राओं में कुछ आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। जाखन देवी मंदिर पे आते हैं तो यहाँ के निवासों की पुष्टि यक्षों के निवास से हुई, मतलब ऐसा माना जाता था कि उत्तराखंड में सबसे पहले यक्षों का ही निवास था, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ तो आपको अल्मोड़ा से देखने को मिलती है। अब हम आते हैं चमोली के अंदर। तो चमोली के अंदर आता है ग्वारख्या गुफा, ठीक है। तो ग्वारख्या गुफा में क्या होता है, चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुगरी गांव के पास स्थित ग्वारख्या गुफा है, ठीक है, जहां पर आपको क्या मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली हुई हैं, ठीक है गाइज। तो हम बात करते हैं ग्वारख्या गुफा की। तो गाइस ग्वारख्या गुफा चमोली के अलकनंदा नदी के किनारे डुगरी गांव के पास स्थित ग्वारख्या गुफा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता थे गाइस राकेश भट्ट जी, ठीक है। तो राकेश भट्ट जी ने इसकी खोज की थी, आप लोग लिख सकते हैं, इसके खोजकर्ता थे राकेश भट्ट जी, ठीक है। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ की खोज की थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिले थे, कुछ मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि चीज़ के रंगीन चित्रण यहाँ आपको देखने को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो ये आपका आता है किसके अंदर, ग्वारख्या गुफा चमोली के अंदर। फिर बात करें किमनी गांव की। तो किमनी गांव चमोली के थराली के पास स्थित है गाइज। तो इस गांव में हल्के सफ़ेद रंग के जो हैं चित्रित हथियार और पशु के शैल चित्र मिले थे, ठीक है। कहाँ पर, किमनी गांव। तो याद रखना है आपको, किमनी गांव कहाँ पर है, प्रेजेंटली चमोली में। मलारी गांव की बात करें तो मलारी चमोली के सुदूर तिब्बत सीमा से सटे मलारी गांव में, यहाँ पर ये बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है गाइज मलारी गांव से, ठीक है। तो यहाँ मलारी गांव में क्या हुआ था, तो यहाँ पर क्या था कि मलारी गांव में चमोली ज़िले में ये स्थित है मलारी गांव। यहाँ पर भी आपको क्या मिला था, 5.5 किलो का सोना आपको यहाँ से प्राप्त हुआ था, यहाँ इस जगह पर से, पर्टिकुलर जगह से, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 किलो सोने का मुखौड़ा प्राप्त हुआ था। अब इस पर्टिकुलरली इस सोने को जो था कि यहाँ पर फिर मलारी गांव में जो चमोली में स्थित है, यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र भी इस पर्टिकुलर चीज़ में इन लोगों ने खोज करना चालू किया था, ठीक है ना। इसमें जो आपको मलारी गांव में जो आपका ये मिला था, मुखौड़ा मिला था 2.5 किलो का, ठीक है। तो विद्वानों के अनुसार यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये अवशेष मिले थे नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन, ठीक है। इनको बताया जाता है 200 वर्ष पूर्व से ये 200 ईसा पूर्व के पहले के समय के मिले हुए हैं, और ये बर्तन पाकिस्तान की स्वाद घाटी के शिल्प के समान माने गए हैं, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने देखा। लोएथाप की बात करते हैं तो अल्मोड़ा के लोएथाप से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, वहाँ पर मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया है, ठीक है। तो ये जो लोएथाप है गाइज, इस लोएथाप में क्या है ना, तो यहाँ पर अगर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये लोएथाप का नाम कैसे लोएथाप पड़ा, क्या है इसके पीछे, क्या रीज़न है। तो लोएथाप का इतिहासकार ये मानते हैं कि जो यहाँ से चित्रण प्राप्त हुए थे आपको, एक तो मानव को शिकार करते हुए दिखाया था, नृत्य करते हुए दिखाया था, और कुछ यहाँ से शैल चित्र भी प्राप्त हुए थे। तो यहाँ से याद करना
करना है आपको, 3 शैल चित्र प्राप्त हुए थे जो लाल रंग के थे। तो लाल रंग के होने की वजह से इतिहासकार मानते हैं कि इसका नाम लोथाप रख दिया गया होगा। ठीक है। हुडली, फिर हम बात करते हैं उत्तरकाशी की। तो उत्तरकाशी के हुडली से कुछ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है गाइस। ठीक है। पिथौरागढ़ के बनकोट की बात करें तो बनकोट स्थित है पिथौरागढ़ में, वहां पर आपको 8 ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं। फल सीमा मैंने आपको पढ़ा दिया है। पेटसाल अल्मोड़ा के पेटसाल अल्मोड़ा में ही स्थित है। पूनाकोट गांव के बीच कफरकोट से नृत्यित मानव कृतियां कत्थई रंग में मिली हैं। ठीक है। तो कत्थई रंग में यहाँ से प्राप्त हुई हैं कुछ मानव आकृतियां, कहाँ से? पेटसाल से। रामगंगा घाटी की बात करते हैं तो रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन सभागार और कपमार्क्स मिले हैं। कपमार्क्स का अर्थात मतलब है गाइज यहाँ पर ओखली के जैसे शेप में वो चीज़ें वहाँ से देखने को मिली हैं। बनकोट में 8 ताम्राकृतियाँ, गढ़वाल के कई स्थलों पर चित्रित धूषण मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। धूसर मृदभांड अर्थात मिट्टी के कुछ ऐसे बर्तन थे, तो ये आपको गढ़वाल से मिले हुए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको किसके अंदर दिखाई गई हैं गाइज? ये आपको प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर दिखाई गई हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास को जब हम जानेंगे तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो शैलाश्रय से मिले हैं गाइज। कहाँ से मिले हैं? शैलाश्रय। ठीक है। तो शैलाश्रय ही एक हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब शैलाश्रय का अर्थ क्या होता है आपका? चट्टानों का घर। ठीक है। चट्टानों का घर को बोला जाता है शैलाश्रय। ठीक है। चट्टानों के घर को क्या बोला जाता है? शैलाश्रय। तो ये अल्मोड़ा और चमोली में मिले हैं। ठीक है। अब बात करते हैं लाखू गुफा की। तो लाखू गुफा का सबसे पहले वर्णन जो हुआ था मानसखंड में हुआ था। मानसखंड में जो लाखू गुफा है, यहाँ पर जो स्कंद पुराण का एक खंड है मानसखंड, इसमें कोसी नदी और सालमली, मतलब कोसी नदी जो है वो कोसी और सुयाल नदी के बीच में अल्मोड़ा पड़ता है, तो वहीं पर ये लाखू गुफा स्थित है। अर्थात कोसी नदी को मानसखंड में कोसी का बोला गया, सुयाल नदी को सालमली बोला गया। ठीक है। तो तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलती है लाखू गुफा से। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ काव्य रचनाओं की जो कवियों ने कर रखी थी। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड क्षेत्र का वर्णन जो होता है ऋग्वेद में होता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या बोला गया है? देवभूमि, मनीषियों की भूमि बोला गया है। इसके बाद कई सारे ऐसे खंड आते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इसका वो किया हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ये जो उल्लेख किया उत्तराखंड में, इसको उत्तर कुरु के नाम से जाना गया है। ठीक है। तो ये सारे खंड के बारे में बात हम करेंगे। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या रहा, किसमें कैसा चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी? तो आद्य ऐतिहासिक काल में आपको याद रखना है कि आद्य ऐतिहासिक काल में आपको 2 चीज़ मिलेंगी, पुरातात्विक और लिखित स्रोत। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत आपको देखने को मिलते हैं। तो लिखित स्रोत की बात करते हैं तो लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ जो आपका ग्रंथ है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल में मिले हैं, तो मैक्सिमम सोर्स आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित मिले हैं, मतलब धार्मिक ग्रंथ आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोत में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। कपमार्क्स हैं। ठीक है। अर्थात मतलब ओखली के आकार के बर्तन। ठीक है। ओखली के आकार की शेप की कुछ सारी चीज़ें, ताम्रपत्र उपकरण, महापाषाणी समाधान मिले हैं, अर्थात डेड बॉडी के जो बॉक्स होते हैं उनको बोला जाता है। धूसर मृदभांड जो है मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब पहली प्राग ऐतिहासिक खोज किसने की थी गाइज? ये की थी हेनवुड ने की थी। ठीक है। कब की थी? 1856 ईस्वी में करी थी। किसने? हेनवुड ने। तो यहाँ पर कहाँ पर करी थी? देवीधुरा में करी थी। तो देवीधुरा प्रेजेंटली कहाँ पर है? देवीधुरा स्थित है चंपावत में। ठीक है। तो देवीधुरा में किसने खोज की थी? हेनवुड ने करी थी 1856 में। क्वेश्चन आता है काहे की खोज की थी? सबसे पहले कपमार्क्स की खोज ही हेनवुड ने करी थी। किस जगह पर की थी? देवीधुरा में की थी। उत्तराखंड का कुमाऊं में जिला पड़ता है, अर्थात चंपावत। ठीक है। वहाँ पर कपमार्क्स की खोज अखला अर्थात वो ओखली जैसे शेप में कुछ चट्टानों पर यहाँ से इसने करी थी। मुख्यतः यहाँ पर सफ़ेद हुआ, गेरुआ, गुलाबी और काले रंग का जो था प्रयोग किया हुआ था उस पर्टिकुलर चीज़ में। ठीक है। जो देखने को आपको मिली थी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। उसके बाद बातें हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब उत्तराखंड का जो वर्णन हुआ, या अभी जो आद्य ऐतिहासिक काल है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये आद्य ऐतिहासिक काल 2 भागों में बांटा गया है बच्चा। 2 भागों में, एक में ऋग्वैदिक काल में बांटा गया है इसको,
और दूसरा बांटा गया है उत्तर वैदिक काल में। तो ये दो भागों में इसको बांट दिया गया है, ठीक है। अब ये जो आदि ऐतिहासिक काल रहा, इस आदि ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो सोर्स मिले हैं वो आपको धार्मिक ग्रंथ मिले हुए हैं, ठीक है ना, धार्मिक ग्रंथ। इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल बोला जाता है, क्योंकि धार्मिक चीज़ें मिलने की वजह से ही इसको क्या बोला गया है, आद्य ऐतिहासिक काल। ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें वेदों की रचना चालू हुई बच्चा, और 4 वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरुओं का निवास था, इसलिए ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु का उल्लेख किया है उत्तराखंड के लिए। कौशिकी ब्राह्मण की बात करें तो बद्री आश्रम का उल्लेख है, अर्थात वाघ देवी के निवास के कारण कौशिकी ब्राह्मण में बद्री आश्रम इसका उल्लेख किया गया है। फिर हम अपने पुराण की बात करते हैं तो स्कंद पुराण की बात करते हैं तो स्कंद पुराण में कितने खंड हैं आपके, इसमें आपके पर्टिकुलर 5 खंड हैं। पहला आता है मानस खंड, दूसरा आता है केदार खंड, तीसरा नेपाल और चौथा कश्मीर और पांचवा जालंधर खंड आता है, ठीक है। तो ये खंड किसके अंदर आते हैं, स्कंद पुराण के अंदर आते हैं। अब इसमें ही मानस खंड और केदार खंड हमको पढ़ना है। तो मानस खंड अर्थात कुमाऊं का उल्लेख है, अर्थात जिसे कूर्मांचल बोला गया। केदार खंड में बात करें तो गढ़वाल की बात की गई है, ठीक है। तो केदार खंड में गढ़वाल खंड है, ठीक है। 1515 ईस्वी में इसको गणों का देश बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बद्री आश्रम के पास ही व्यास जी ने यहाँ पर महाभारत की जो थी बच्चा कथा सुनाई, लोगों को सुनाई गई थी। और बद्रीनाथ में ही कुछ गुफाएं स्थित हैं जिसको बोला गया है स्कंद गुफा, व्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा और मुकुंद गुफा बद्रीनाथ में स्थित हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर इन्हीं गुफाओं में वेदों की रचना चालू हुई बच्चा, ठीक है। इन्हीं में वेदों की रचना चालू हुई। जैसे यहाँ पर लिखा है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मनुष्यों की भूमि बोला गया। उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण मैंने आपको बता दिया, उत्तर पूर्वों का निवास होने के कारण यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इसको दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बात की गई है। उसके बाद का आप बात करें महाभारत में जो है 18 पर्व हैं आपके। उन्हीं 18 पर्वों में जो 3 पर्व आपसे यहाँ पर आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व, इन पर्वों में महाभारत के जो ये पर्व हैं इसमें उत्तराखंड का उल्लेख है। स्कंद पुराण में, मानस खंड और केदार खंड में है। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो महावंश तथा दिव्यवदना में, ठीक है। इसी में एक पर्टिकुलर आ जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथ उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया है। और ये हिमवंत किस में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था। वैसे ही जैन ग्रंथ भी है, जैन ग्रंथ में, वृद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड का उल्लेख किया गया है बच्चा, ठीक है ना। तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद कालिदास जी हैं, कालिदास जी ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसमें उत्तराखंड का उल्लेख है, जो है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। कर्ण जी की पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के शासक जो थे ललितादित्य के आक्रमण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब पाणिनि जी ने भी पुस्तक लिखी थी अष्टध्यायी, जिसमें उत्तराखंड क्षेत्र का वर्णन किया गया है। विशाखा दत्त जी थे जिसमें देवी चंद्र गुप्तम एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उत्तराखंड का उल्लेख है। राजशेखर जी ने एक पुस्तक लिखी थी काव्य मीमांसा, तो काव्य मीमांसा में भी जो है उत्तराखंड का उल्लेख दर्शाया गया है बच्चा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को किसके अंदर मिलती हैं, आदि ऐतिहासिक काल के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने गढ़वाल क्षेत्र की। तो गढ़वाल क्षेत्र में आप बात करते हैं तो कुमाऊं की हम बात कर रहे थे, जिसमें आपको मैंने बताया कि बद्रीनाथ में क्या क्या चीज़ें स्थित हैं, कौन कौन सी गुफाएं हैं, वहाँ पर वेदों की रचना चालू हुई। सप्तऋषि रहे जिसमें मारीच हैं, अंगिरा, वशिष्ठ, मनु, भृगु और अगस्त्य ऋषि, ये सप्तऋषि की बात कर रहे हैं। तो इस सप्तऋषि में फिर देवकालीन शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो कैलाश, अर्थात जो कैलाश जहाँ पर शिव और गणेश का ये महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जो कैलाश खंड में इसका उल्लेख है। और यहाँ पर एक हमारे कवि रहे राहुल सांस्कृत्यायन, तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने इसको अति प्राचीन माना गया है, ठीक है। तो इसको अति प्राचीन माना है बच्चा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं, हम आगे चलते हैं अलकापुरी। तो अलकापुरी में बात करें तो अलकनंदा से बद्रीनाथ के बीच में स्थित है ये, ठीक है। इसी बीच वाले हिस्से को अलकापुरी बोला गया। माणा का पुराना नाम रहा मणिभद्र, अलकापुरी, ठीक है। और कुबेर की राजधानी कौन थी, अलकापुरी। इसको रावण का भाई भी बोला जाता है। तो अलकनंदा नदी को ऋग्वेद में हिरण्यवर्तनी बोला गया है, किसको, अलकनंदा नदी को। वैसे ही देवपुरी की बात करते हैं तो कैलाश मानसरोवर के दक्षिण पश्चिम में और अलकापुरी के उत्तर पूर्व में
एक राज्य स्थित था देवपुरी, जहाँ पर सुर असुर पूजा जब तक अर्चना, यहाँ पर वेदाभ्यास किए जाते थे। ठीक है। हिम क्षेत्र की बात करते हैं तो हिम क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हिम क्षेत्र में अलकनंदा से मिला एक राज्य था गाइज। तो यहाँ पर इसका राजा कौन था? हिमालय था, और इनकी पुत्री जो थी पार्वती थी, जिससे सभी को पता है कि इनका विवाह शिव से हुआ था। और ऋग्वैदिक काल में आर्य आर्य लोगों का वर्णन बहुत ज़्यादा किया गया है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ये बस चुके थे। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं बच्चा, ये आपको सारी चीज़ें डालनी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। तो जैसे आप हरिराम दसमाना जी, भजन सिंह जी और शिवानंद नौटियाल, इन जो इतिहासकार थे, इनको ऋग्वैदिक में जिस देश का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? गढ़वाल भूमि है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख जो है वो गढ़वाल भूमि के लिए दर्शाया गया है। ठीक है। कौन से? ये जो हमारे इतिहासकार हैं हरिराम दसमाना जी और भजन सिंह जी के द्वारा जो इसमें दर्शाया गया है कि सप्त सिंधु का उल्लेख गढ़वाल भूमि के लिए किया गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ पर कई सारी चीज़ दी हैं। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी है। हिमप्रयाग में विसोनन नामक पर्वत, एक वशिष्ठ गुफा है ना, वशिष्ठ गुफा, और ये वशिष्ठ आश्रम है। ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यही निवास किया था। ठीक है ना, जो मैंने आपको सप्तऋषि बताए थे उन्हीं में से हैं। फिर सितोस्यू पट्टी में सीता जी पृथ्वी पर समाई गई थी गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है। देवप्रयाग में वो जगह अभी भी है, और देवप्रयाग में भगवान राम का भी मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के अंतिम समय पर यहाँ पर तपस्या की थी। फिर आप जा सकते हैं कि तपोवन कहाँ पर स्थित है, तो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है ना। फिर बाणासुर भी एक राज्य था, रामायणकालीन बाणासुर का भी एक राज्य ये गढ़वाल क्षेत्र में ही था, और इसकी राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषमठ थी। कभी कभी पूछता है ये आपको। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर दर्शाई गई हैं बच्चा। ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि आर्य लोग किसके पूजक हुआ करते थे? प्रकृति के पूजक हुआ करते थे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। किसके अंदर आती हैं ये? पर्टिकुलर आपका केदारखंड के अंदर आएंगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो यहाँ पर वंश स्थापित होने चालू हुए गाइस। तो वंश में सूर्यवंशी राजा हुए यहाँ, और चंद्रवंशी हुए। सूर्यवंश के पहले राजा कौन थे? मनु थे। फिर आए इक्ष्वाकु, इन्हीं के पुत्र रहे सगर। ठीक है। और इन्हीं के पुत्र रहे भगीरथ। भगीरथ के बाद रहे दिलीप। दिलीप के बाद रघु। रघु के बाद दशरथ। दशरथ के बाद रहे राम रहे। ठीक है। अब यहाँ चंद्रवंश की बात करते हैं। तो चंद्रवंश के पहले राजा कौन हुए? पुरुरवा हुए। चंद्रवंश में ही एक राजा रहे, राजा भरत। ठीक है। तो इन राजा भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है। इनकी माता का नाम शकुंतला, पिताजी का नाम दुष्यंत रहा। आश्रम था इनका कर्णवाश्रम। ठीक है। यहीं पर इन दोनों का प्रेम प्रसंग चला। प्रेम प्रसंग के बाद जो था यहाँ पर दो मुख्य शिक्षा के केंद्र रहे गाइज, एक बद्री आश्रम, एक कर्णवाश्रम। तो कर्णवाश्रम कहाँ पर स्थित है? पौड़ी जिले के मालिनी नदी के तट पर कोटद्वार के नज़दीक स्थित है गाइज। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अगर आप देखेंगे तो सभी ये देखिए, महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो था अभी तो वन पर्व जो था 18 पर्व होते हैं आपके। ठीक है। 18 पर्वों में से ही 3 पर्व रहे जिनमें उत्तराखंड में उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। तो इन पर्वों में कुड़िंद और गिराज जाति का वो था, आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। और ये जो राजा सुबाहु थे गाइस, ये जो राजा रहे ये महाभारत के समय के थे। तो इन्होंने पांडवों की मदद की थी जब ये कौरवों से लड़ाई कर रहे थे। तो ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रवंश में आ गए। ठीक है। यहीं पर योग वशिष्ठ में रामचंद्र जी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा की। उस समय इस काल को क्या माना जाता था? जब राम जी पैदा हुए तो त्रेता युग माना जाता था बच्चा। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मैंने पढ़ा दिया है महाकवि कालिदास की कौन कौन सी रचना रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बात करते हैं, महाभारत काल में ही एक राजा रहे, राजा सुबाहु, जिसमें पांडवों का साथ दिया था। इनकी राजधानी श्रीनगर थी। श्रीपुर उसका पुराना नाम था। दूसरे राजा रहे राजा विराट। विराट की पुत्री रही उत्तरा, और उत्तरा की शादी किससे करी गई? अभिमन्यु से करी गई। ठीक है। बाणासुर मैंने आपको बताती थी, जोशीमठ इसकी राजधानी रही गई। शिव और पार्वती का बहुत बड़ा अंधभक्त था कौन? बाणासुर। और इसकी राजधानी कौन सी थी? जोशीमठ। वहीं बाड़ाहाट की बात करते तो बाड़ाहाट अर्थात प्राचीन नाम रहा उत्तरकाशी इसका। ठीक है। तो स्कंद पुराण में केदारखंड के बाद बाड़ाहाट का उल्लेख है। ठीक है ना। और उत्तरकाशी में, ठीक है, यहीं पर एक लाक्षागृह स्थित है जहाँ पर दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की कोशिश भी की थी, है ना।
और बात करते हैं नर नारायण, तो कृष्ण और अर्जुन की बात है ये, है ना। और ये द्वापर युग की बात होती है, जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। तो कलयुग कृष्ण की मृत्यु के बाद आया है, ठीक है ना। कलयुग जब कब आया, कृष्ण की मृत्यु के बाद आया, ऐसा माना जाता है। 3102 ईसा पूर्व पहले कलयुग आया था, ठीक है ना। 3102 वर्ष पहले कलयुग आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके कैलाश खंड अर्थात केदार खंड में बात जो करी गई हमारी, ये सारी चीज़ें गढ़वाल की बात हमने आपको बताई, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद करनी है। अब मानस खंड की बात करते हैं, तो मानस खंड अर्थात कुमाऊं अर्थात कूर्मांचल बोला गया, इसका संस्कृत में उल्लेख अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए संस्कृत में इसको कूर्मांचल बोला गया। यहाँ पर भगवान कुमाऊं का नाम भगवान विष्णु का एक कूर्मा अवतार रहा गाइस। तो ये अवतार जो था भगवान विष्णु के 10 अवतार रहे, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। इसी कूर्मा अवतार जो था ये भगवान ने कछुए का अवतार रखा हुआ था, ठीक है गाइस। तो जब ये कछुए का अवतार रखा, यहीं पर से इसका नाम कूर्मांचल पड़ा गया, बाद में इसको कुमाऊं बोला गया। हिमालय क्षेत्र को हिमवत क्षेत्र बोला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कूर्मांचल शब्द का प्रयोग किया गया है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप कभी जाएं तो यहाँ पर एक कांतेश्वर पर्वत स्थित है, कहाँ पर, चंपावत में, ठीक है ना। तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु तो शिव का ही अवतार रहे, तो ये भगवान शिव का एक बहुत अच्छा मंदिर है, कांतेश्वर मंदिर, जो चंपावत में स्थित है, एक चंपावत जिले में। पहले जो है चंपावत के आसपास के ही क्षेत्र को कुमाऊं बोला जाने लगा, बाद में धीरे धीरे जब उसके आसपास के क्षेत्र बढ़े तो सभी को कुमाऊं में दर्शाया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं जागेश्वर में, दक्ष के बाद शिवजी ने यहीं तपस्या की, ठीक है। जागेश्वर जो जागेश्वर धाम जो अल्मोड़ा में स्थित है, वहीं पर जो था एक तपस्या की दक्ष यज्ञ के बाद, और शिव जी ने तपस्या की, तो यहाँ पर उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसको बोला गया कार्तिकेय जी, ठीक है। द्रोणाचार्य रहे, कौशिकी, गर्ग, मार्कंडेय, सुति, इन सारे ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या करी थी, कौन से, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में। महाभारत काल में अलग अलग नाम से इसको दर्शाया गया है। फिर हमारा आता है ब्रह्म पुराण और वायु पुराण। तो ये जो ब्रह्म पुराण और वायु पुराण है गाइज, इनके अनुसार कौन कौन सी जातियाँ निवास करती थी उत्तराखंड के कुमाऊं में। तो यहाँ पर किरात जाति, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, यहाँ सब आपको देखने को मिल रहा है गाइस। ये देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है कौन कौन सी जाति यहाँ पर निवास करती थी ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के अनुसार, ठीक है। तो ये सारी जाति यहाँ पर निवास करती थी गाइस। देखिए महाभारत में भी कूर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, तो ये सारी जातियाँ यहाँ पर निवास करने लगी। चाखन देवी मंदिर के बारे में आपको मैंने डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे धीरे पीछे आते हुए अल्मोड़ा जिले में। तो अल्मोड़ा जिले के जाखन देवी मंदिर में यहाँ पर यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ऐसा माना जाता था कि उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड में यक्षों का ही निवास था, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे जो हैं, यहाँ पर नाग जाति, किन्नर जाति, ये सब रहती थी। तो इनमें से नाग जाति जो थी गाइस, ये बहुत फेमस जाति थी। इसी नाग जाति के ऊपर कई सारे हमारे जगह स्थित हैं। तो कौन कौन सी हैं वो, जैसे बेरी नाग, बासुकी नाग, ये देखिए बेरी नाग, बेनी नाग, बासुकी नाग, धौली नाग, काली नाग, ठीक है, खर्री नाग, बांसुकी नाग, तो ये सारी नागें स्थित वहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर नाग जाति को दिखाते हैं। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण इसमें बेरी नाग ही है, बेनी नाग, जिसे बेरी नाग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेरी नाग जो है पिथौरागढ़ के पास स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जब खसों का जो शासन था वो सबसे पहले था गाइस, राजपूतों के प्रवेश से पहले जो था ना, खसों का शासन था कहाँ पर, कुमाऊं में, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ गुफाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी। महत्वपूर्ण गुफाएं जैसे वशिष्ठ गुफा आपकी उत्तरकाशी में स्थित है गाइस। हनुमान गुफा आपकी चमोली जिले में है। और राम गुफा की बात करें तो ये बद्रीनाथ के पास है। भरत गुफा की बात करते हैं, चमोली में है। व्यास गुफा बद्रीनाथ के पास है। गोरखनाथ गुफा श्रीनगर में। गणेश गुफा बद्रीनाथ के पास है। शंकर गुफा देवप्रयाग में। स्कंद गुफा बद्रीनाथ में। तो यहाँ कई सारी गुफाएं, भीम गुफा है, सुमेरु गुफा, ब्रह्म गुफा केदारनाथ में है, स्वधर्म गुफा पिथौरागढ़ में, गलक्षिया गुफा मालपा अर्थात पिथौरागढ़ के स्थित है, ठीक है। तो ये कई सारी गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो लेख थे गाइज, इन लेख भी आपको मैंने बता दिए, जिसमें से ये महत्वपूर्ण जो हम लेख की बात करते हैं, तो ये जो अब ऐतिहासिक काल हम पढ़ेंगे, जो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइज। यहाँ पर मैं आपको जो बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं, ये सारे लेख आपको वहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। कौन सा लेख कहाँ पर मिला, कौन सा कालसी का एक अभिलेख रहा गाइज, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख था, जो अशोक का एक शिलालेख स्थित था, कहाँ पर, कालसी में मिला, ठीक है। और ये जो लिखा गया था पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है।
ठीक है ना, पाली भाषा में लिखा गया था, जिसमें वहाँ के निवासियों के लिए इसने पुलिंद और अपरांत कहा गया था। ठीक है, उस क्षेत्र को अपरांत बोला गया और वहाँ के निवासियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया जिसको पुलिंद बोला गया। ठीक है, तो ये कब मिला, कैसे मिला, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इसमें से जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसमें से मेरी वीडियो में से आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो क्लियर कट इसको अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। बाकी अगर आपको नोट चाहिए या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे इन PDF फॉर्म में। ठीक है गाइज, तो तब तक के लिए धन्यवाद गाइज। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको। धन्यवाद।